तो दोस्तों हम लोग अपनी हिस्ट्री और कल्चर की जो टेस्ट सीरीज है, तीसरी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसका पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। पार्ट ए में हम लोगों ने 54 यानी 54 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब इसके बाद जितने प्रश्न हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ज़्यादातर इसमें आपको मॉडर्न इंडिया से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। एंशिएंट वाला उसी में लगभग खत्म हो गया था। तो प्रश्न संख्या 55 वाले से हम लोग देखें। एक तरफ आपको यहाँ पर आंदोलन दिया गया है, किसान आंदोलन, दूसरी तरफ उसके इधर सामने नेता का नाम है। तो इसे आपको मिलाकर बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो एका आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। एका आंदोलन 1921 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो इसके नेता कौन है? इसके नेता दोस्तों मदारी पासी। ये एक हो जाएगा। हम लोग ट्रिक से याद किए हैं ना, हम लोगों के गांव में एक मदारी दिखाने वाले जो आते थे वो इक्का लेकर आते थे। तो ऐसे हम लोग याद कर लिए हैं यहाँ पर। और बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल जानते हैं आप लोग। मोपला, ये भी एक बार 2024 के पीसीएस में डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में पूछ लिया था कि कब हुआ था। तो ये भी 1921 में ये भी हुआ था, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो यहाँ पर ये हो जाए किसान सभा अंजीर रंगा। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपने बोला था कि बाईलिंगुअल में, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से टाइप कराया है। तो ये शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इस पर फैला नहीं है। प्रश्न संख्या अगर 56 वाले को देखें तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में कह रहे हैं कि 1859-60 का नील विद्रोह बंगाल में सफल रहा था। तो बिल्कुल दोस्तों 1859-60 के बीच नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह के बीच ही दोस्तों एक जो नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखा गया था, जिसका दीनबंधु मित्र ने लिखा था, आप लोग जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कारण में कि इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों का नेतृत्व और सशस्त्र समर्थन प्राप्त था। मेरे भाई इक्का दुक्का छोड़कर जो जमींदार होते थे, प्रभुत्व वर्ग होता था, वो किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेता था क्योंकि उसे अपनी कुर्सी बचानी होती थी। तो यहाँ पर समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो होना चाहिए कौन हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर यहाँ पर असत्य है, तो सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 56 का सी। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे 57 वाले में, एक तरफ आपको यहाँ पर किसान आंदोलनों को कालक्रम में बताना है। इसमें आपको थोड़ा सा समय याद है, अगर डेट भी याद नहीं है तो एक मोटा मोटा अगर आपको चीज़ें दिमाग में कंसेप्ट में अगर बनी हुई हैं तो याद आ जाएगा मेरे भाई। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दोस्तों। तो ये कब हुआ था? 1916 के आसपास हुआ था। तो चंपारण वाला कब हो गया था दोस्तों? 1916-17 में। इसको बुक में 17 लिखा जाता है। एका आंदोलन वही मैंने बताया, एक से एका, एक से 21। तो ये 1921 हुआ था ये एका आंदोलन 1921। और यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह लिखा है। तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों ये वही सरदार पटेल वाला 1928 में, 1927-28 के बीच ये हुआ था। और यहाँ पर मोपला विद्रोह आ जाएगा। मोपला विद्रोह भी 1921 में ही हुआ था। ये तो यूपी पीसीएस में एक बार वन लाइनर के रूप में पूछा गया था, अभी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1921 ये भी है, 1921 ये भी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आप एलिमिनेट कर देंगे तो अपने आप देखिए आता है। यानी हमारा पहले नंबर पर कौन होना चाहिए? चंपारण। तो यानी यहाँ पर ये और ये तो नहीं हो सकते, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद कौन आ जाएगा? एक 4 आएगा कि एक 2 आएगा? यहाँ पर आपको अब फंसा दिया है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। तो यहाँ पर जो कर दिए हैं, ये मोपला वाला पहले हुआ था, ये अगस्त में हुआ था, ये अगस्त सितंबर के बीच हुआ था। और ये जो एका वाला था ये नवंबर के बीच हुआ था, नवंबर दिसंबर के बीच। इसका मतलब आपका ये 4 वाला पहले नंबर पर आएगा। तो 4 पहले कहाँ है? 1 वाले में है। तो आप ऐसे ही जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ऐसे ही 2 डेट जब सामने आ जाते हैं तो आपकी थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप करेंगे। तो मेरे भाई आप सबसे निवेदन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अभ्युदय योजना के तहत मैं अपनी जॉब इस साल छोड़ दिया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए। तो मैं पूरा समर्पण हो गया हूँ यूट्यूब के लिए दोस्तों। तो आप सबकी दोस्तों नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को कम से कम दोस्तों एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी मेरी रीच उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सब यदि हमें उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करोगे, आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, वो
जब आप इस लाइन में होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत खुशी मिलती है आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ देखकर। तो चले दोस्तों, ऐसे ही हम आपको इसी के लिए आप मार्केट में जाते हैं, आपसे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये ऐंठ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से एक लेवल का आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाएगा। अभी तो हम सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं, आगे चलकर दोस्तों हम मिक्स टेस्ट सीरीज शेडो पेपर लेकर आएंगे जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर 58 में आपसे पूछा जा रहा है कि जनजाति विद्रोहों को उनके क्षेत्रों से मिलाइए। तो यहाँ पर विद्रोह दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, मिला तो भाई किस क्षेत्र में कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आसानी से आप लोग देखते ही पता लगा लिए होंगे कि कहाँ से ये मिलेगा। तो ये संथाल विद्रोह ये किस क्षेत्र से संबंधित है? राजमहल की पहाड़ियाँ आप लोग जानते हैं। ये मुंडा उलगुलान, ये छोटा नागपुर, इतना तो क्लियर है मेरे भाई। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये भील विद्रोह, ये जो भील विद्रोह वाला है तो ये आपका ए वाला तो 2 पर गया, देखें एलिमिनेट करें, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ए वाला 2 पर होना चाहिए, यस, ए वाला 2 पर यही है और कहीं नहीं है। और बी वाला तो 1 पर है, यस, और कहीं ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते इतने से ही काम बन गया, हम कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने उत्तर को निकाल लिया। तो बाकी यहाँ पर जो क्लियर हो गया कि भील विद्रोह पश्चिम भारत में हुआ था, राजस्थान वगैरह वाले क्षेत्रों में वहाँ पर, और ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के आसपास। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। तो चले हम लोग यहाँ आपका इंग्लिश में भी दिया है, तो आप अगर हिंदी से थोड़ा सा असहज हैं तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं। यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर साथियों अगर हम लोग 59 वाले को, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कथन और कारण दिया है, तो ज़रा बताएंगे आप। यहाँ कह रहे हैं बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। बिल्कुल किया था दोस्तों, अब इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। जनजाति में दोस्तों एक बड़े नेता थे बिरसा मुंडा, तो यहाँ पर कथन तो सही है। अब कह रहे हैं उन्होंने धर्मांतरण और जमीन छीने जाने के विरुद्ध आंदोलन किया था। यस, उन्हें धर्मांतरण को बड़ी मात्रा में उन्होंने धर्मांतरण जो अंग्रेज ईसाई बनाने के लिए कर रहे थे तो उनके लिए, और जो तमाम जनजातियों की ज़मीन छीने जा रही थी उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये कथन कारण दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यही ए वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 59 का आपका यही ए वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखते हैं साथियों 60 वाले को, तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चले देखते हैं, सबसे कालक्रम में बताना है, यानी सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग जानते हैं, ये आया था प्रेस को लगाम लगाने के लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में छापेंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं छापेंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में छपेगा तो सब लोग पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों की पोल खुलेगी। तो यहाँ पर ये कब हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में लॉर्ड लिटन ने लेकर आया था, आप लोग जानते हैं। फिर इल्बर्ट बिल विवाद आता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन लेकर आता है, जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। तो ये 1882 या 83 में ये इल्बर्ट बिल विवाद आता है। हंटर आयोग दोस्तों ये आया था, ये शिक्षा को लेकर था 1882 में। और पहला फैक्ट्री अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये कब आया था पहला फैक्ट्री अधिनियम? तो ये आया था 81 में, 1881 में। तो फैक्ट्री अधिनियम अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे, काम के घंटे इतने होने चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए बनाते थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह थे ये सब जब कानून बन जाएंगे तो महंगे होंगे। जब यहाँ का कपड़ा महंगा होगा, अंग्रेजी कपड़ा सस्ता होगा तो लोग अंग्रेजी खरीदेंगे। तो उनका उद्देश्य इसी था। तो यहाँ देखिए आपका कौन सा बन रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर कौन रखेंगे? स्वाभाविक सी बात है 78 वाला। तो एक हमारा सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए। और इसके बाद कौन आएगा? बस 81 वाला आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा। देखते ही आप यहाँ से कर देंगे, ऑप्शन ए आपका बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 61 वाले को, तो थोड़ा देखें ध्यान से। कह रहे हैं कि घटनाओं को घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, मैं उसी पैटर्न पर प्रश्न बनाया हूं जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, क्योंकि अब यूपी पीसीएस वन लाइनर वाला नहीं रह गया है, वो यूपीएससी के राह पे निकल चुका है। तो ऐसे प्रश्न आजकल वो पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजी से पूछ लेगा, मिलान से संबंधित पूछ लेगा, कथन कारण से पूछ लेगा, तो यही वाला। तो आजकल वन लाइनर के भरोसे मत रहिएगा। तो घटनाओं को घटित होने के क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1936 में हुई थी, आप लोग जानते हैं।
ये 1936 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप लोग जानते हैं 1930 में ये घटित हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, आप लोग जानते हैं। तो कालक्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, तो यही सविनय अवज्ञा वाला सबसे पहले आएगा। 2 यानी हमारा सबसे पहले रहना चाहिए। तो यहाँ 2 सबसे पहले नहीं है और यहाँ नहीं है, इनको सामने से हटा दो। और सबसे अंत में कौन होना चाहिए, तो सबसे अंत में दोस्तों कौन होना चाहिए, कैबिनेट मिशन यानी चौथा वाला होना चाहिए। तो चौथा सबसे अंत में यहाँ है, पहला यहाँ है। तो बीच को आपको देखना ही नहीं है, तुरंत यहाँ से आप निकल जाएंगे समय बचाकर। आगे चले अगर हम लोग देखें 62 वाले को, तो यहाँ देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इंडिया एक्ट 35 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। बिल्कुल मेरे भाई, जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना तो इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत सारे इसमें मामले उठ रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए नहीं किया गया कि बवाल होने लगता। तो ये बात तो सही है। यहाँ कह रहे हैं ब्रिटिशों को डर था कि इससे रियासतों पर उनका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, डर नहीं था उनको। उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरी तरीके से लागू कर देते तो एक संघ का रूप कर धारण कर लेता, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से लागू इसलिए वहाँ पर नहीं किया क्योंकि जो राजे रजवाड़े थे उनको डर था, ब्रिटिशों को डर नहीं था। राजे रजवाड़े कहना था कि हम संघ में शामिल हो जाएंगे तो हमारी संप्रभुता चली जाएगी, कल को हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, हम अपना राजत्व तो खो देंगे। तो इसलिए रजवाड़ों ने के डर से, रजवाड़ों को डर था और वो उसमें शामिल न होते, इसकी वजह से उन्होंने नहीं किया। तो ये वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका जो सही होगा ए सही है, आर असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 62 का सी हो जाएगा। 2 कथन आपके सामने दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। देखिए यहाँ पर दिया है चार्टर अधिनियम 1853 ने प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की, यानी सिविल सेवा की जो प्रतियोगी परीक्षा है वो 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू किया गया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। नहीं मेरे भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था कि ये 6 अंग्रेजी सदस्यों की एक दोस्तों बॉडी थी, जिसमें 6 सदस्य अंग्रेजी सदस्य होते थे, इंडिया के भारतीय सदस्य नहीं होते थे। और यह एक तरह की यहाँ पर जो अंग्रेजी जो कंपनी थी उसकी प्रशासन वगैरह पर यहाँ पर ये कंट्रोल रखते थे। तो यहाँ पर यह भारतीय प्रतिनिधित्व शुरू नहीं किया गया था इसमें, ये बात यहाँ पर गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा। तो इसको याद रखे रहेंगे। इसमें यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें 6 सदस्यों वाली एक संस्था थी जो इसमें सिर्फ अंग्रेज रहते थे। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए आपको 64 में जो पूछा जा रहा है, 64 में कह रहे हैं कि कालक्रम में आपको यहीं पर सजाना है। कालक्रम में घटना दिया गया है, उन घटनाओं को आप जरा लिख कर बता दें। तो वेवेल योजना मेरे भाई 1945, वेवेल योजना कब घटी थी 1945। क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में आया था, जो फेल हो गया था। और कैबिनेट मिशन फिर आया 1946 में। और मनबाटन योजना आप लोग जानते हैं, माउंटबेटन को मनबाटन योजना कहते हैं, ये 1947 में आज़ादी के समय वो आया था। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर कौन हुआ, सबसे अंत में कौन आएगा, मनबाटन, यानी चौथा सबसे अंत में आएगा। तो इसको काट दीजिए। और सबसे पहले कौन आएगा, क्रिप्स वाला आएगा। तो 2 सबसे पहले रहेगा, तो 2 सबसे पहले रहेगा, तो इसको भी हटा दीजिए। और 2 के बाद कौन आएगा, क्रिप्स के बाद कौन आ जाएगा, आपका वेवेल आ जाएगा। तो यानी 2 फिर 1, यहाँ ए वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। 2 के बाद 1 हो जाएगा, अंत में 4 होगा। आगे चलें, फटाफट आप भी एलिमिनेट किया करिए, ऐसे किया करिए। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है किस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनावों का सिद्धांत लागू किया। तो प्रत्यक्ष चुनाव जो हुआ सबसे पहले किस अधिनियम से शुरुआत हुई, तो इंडिया एक्ट 1919, आप लोग जानते हैं, इसी से प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। लेकिन चुनाव में सिर्फ 2% के आसपास, 2 या 2.5% के आसपास लोगों को मतदान करने का मौका मिला, जो उनके पास ठीक ठाक संपत्ति हो, जो टैक्स देते हो, जो प्रभुत्ववादी वर्ग हो। तो उन्हीं पर जो राजे रजवाड़े थे इन्हीं लोगों को मिला। और यहाँ पर बहुत ही सीमित मात्रा में वोट करने को मिला था, आप लोग जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बन जाएगा, याद रखे रहेंगे, इसको कई बार पूछा गया है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जब मैं पिछली साल जब मैं पढ़ा रहा था अभ्युदय योजना वाले में, लगभग 42-43 बच्चे थे। तो ये प्रश्न मैं वहाँ पर दिया था, अभी अपने डायरी में नोट किया हूँ। तो ये
कई सारे बच्चे वहाँ पर ये नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ये प्रश्न मुझे याद है, तो उसमें से केवल 2 या 3 बच्चे बता पाए थे। यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट वंश से संबंधित आपको कथन दिए गए, सही कौन है बताना है। कह रहे हैं कि अमोघवर्ष प्रथम इसके संस्थापक थे। नहीं मेरे भाई, संस्थापक अमोघवर्ष नहीं थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे। तो ये दंती दुर्ग, तो इसको ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं, अपना दांत अगर कुटकुटाओगे तो वो अपना दांत से हमारे दांत से कट कट की आवाज़ आती है, तो दंती राष्ट्रकूट कुट कुट, तो ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा आपके दिमाग में बना रहेगा। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही कराया था, तो ये बात बिल्कुल सही है एलोरा में। और कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। कविराज मार्ग ये अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा ये लिखा गया था, तो ये भी तीसरा वाला भी यहाँ आपका सत्य हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा 66 का आपका, कौन हो जाएगा, ये आपका सी बनेगा, पहला तो गलत हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं कि मुगल काल का प्रमुख अधिकारी दीवान-ए-तन किससे संबंधित था। तो मुगल काल का दोस्तों जो प्रमुख अधिकारी था जिसका नाम था दीवान-ए-तन, इसका क्या काम था, नाम में ही तन लगा है, तन से ऐसे आप समझ लीजिए वेतन, तो ये वेतन संबंधित मामले को देखता था। यहाँ पर ये आप समझ जाइए इतना, तो जागीर और वेतन का प्रबंधन यहाँ से आप दिमाग में यहाँ पर रखे रहेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें 67-68 में क्या है, तो यहाँ पर भी एक तरह से मिलाने वाला प्रश्न है। चले हम लोग एक तरफ आपको यहाँ पर पुराण दिया है और एक तरफ यहाँ आपको उसका विशेष उल्लेख है, तो आप बताएंगे यहाँ पर विशेष उल्लेख। तो ये हम लोग जानते हैं सातवाहन, ये मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण यहाँ पर ये सातवाहन से ये संबंधित हो जाएगा। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा, इतना तो हम लोग को याद है ना। अब बी वाला हमारा 3 पे जाना चाहिए, तो बी वाला हमारा 3 पे जाना चाहिए, कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको सामने से हटा दें। और सी वाला 2 पर होना चाहिए, तो सी वाला 2 पर होना चाहिए, तो सी वाला 2 पर डी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी बन जाएगा, यानी ए वाला 4 पे, डी वाला 1 पे। तो ए वाला हमारा ये 4 पे चला जाएगा मौर्य वंश, और अग्नि वाला ये कृषि के साथ राजतंत्र। तो यस, आगे चलें हम लोग देखते हैं आपको कितना आता है, कितना ये कॉन्फिडेंस रखेंगे। कॉन्फिडेंस दोस्तों कैसे आता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट जो प्रमाणिक तरीके से टेस्ट सीरीज होती है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। कॉन्फिडेंस अगर आपको ठीक ठाक रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस अगर ठीक ठाक रहेगा तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़न वाला भी प्रश्न आपसे सही हो जाता है। अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाले व्यक्ति हो, तो आप आते हुए पढ़ा हुआ प्रश्न को गलत करके आओगे। यहाँ तीर्थंकर दिया है, यहाँ निर्वाण स्थल दिया है, तो बताना है यहाँ पर तीर्थंकर जो जैन धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनका निर्वाण मतलब एक तरह से उनको मुक्ति कहाँ मिली, उनका डेथ कहाँ पर हुआ था, तो ये बताना है। जैसे गौतम बुद्ध का यहाँ पर कुशीनगर में हुआ था, तो उसी तरह से। तो यहाँ देखिए महावीर का कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका तो नाम जानते ही होंगे, महावीर के बारे में तो इतना तो पता ही होगा मेरे भाई ना। तो इनका तो पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ऋषभ देव का कहाँ हुआ था, कैलाश पर्वत पे हुआ था, यहाँ पर इनको भी जानते हैं। और वसुपूज्य का यहाँ चंपापुरी में, और नेमिनाथ का गिरनार पर्वत में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। तो कौन सा आपका ऑप्शन बना, तो ए वाला 2 पर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है सी वाले में, तो आपका ऑप्शन सी बन जाएगा यहीं पर, 69 का सी बना आपका। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 70 वाले का अगर देखें, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़कर हमें उत्तर देना है सही है कौन। तो देखें, एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ये बात तो सच है, एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, तो यहाँ पर ये बात इनकी सत्य निकल गई। और राजराज प्रथम ने तंजावुर राजरेश्वर मंदिर बनवाया था, ये भी सही है। और राजरेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये भी सत्य है बिल्कुल। तो आपका 3 के तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कह रहे हैं, अगर यहाँ पर अच्छा वो दिया नहीं है क्या, यहाँ पर सही बताना था कौन सा सही है, तो 3 के तीनों सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर। तो चले हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर
अगर हम लोग देखें 71 वाले को, तो कह रहे हैं कि मौर्य काल में जिला स्तर के अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम बताना है, इसका मतलब सबसे बड़ा अधिकारी, फिर उससे छोटा अधिकारी, फिर उससे छोटा अधिकारी। तो आपको यहाँ रज्जुक प्रादेशिक युक्त दिए हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये प्रादेशिक, यहाँ पर मैं पी से लिख रहा हूँ। प्रादेशिक क्या होता है, आज के जैसे डीएम एसडीएम की तरह हो गया है, आपको ये याद रखे रहेंगे। तो एसडीएम और डीएम की तरह हो गया है प्रादेशिक, जो पूरे जिले की प्रशासन को संभालता था। फिर इसके बाद कौन आता था दोस्तों, रज्जुक आता था। रज्जुक आज का जो लेखपाल होता है, राजस्व इकट्ठा करना, जमीन को मापना, तो ये लेखपाल की तरह आप इसको समझ लीजिए, ये लेखपाल की तरह। फिर आगे आपका आ जाता है युक्त। तो ये युक्त क्या काम करता था, युक्त एक अकाउंटेंसी क्लर्क जो होता है, जो अपना सब सारी चीज़ों को लेखा जोखा वाला काम करता है, तो अकाउंटेंसी का काम जैसे करता है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका, देख रहे हैं प्रादेशिक रज्जुक युक्त। तो यहाँ पर ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। आगे चले हम लोग, अवरोही क्रम दिया है, थोड़ा ध्यान रखें जिले स्तर के। आगे यहाँ पर आपको दिया है कौन सा कथन कालिदास के संदर्भ में असत्य है, कालिदास के संदर्भ में गलत है, उसे बताना है। तो मेरे भाई, संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे कालिदास, तो ये बात तो सही निकल गई, लेकिन गलत ना ही मिली। हमको गलत को पकड़ना है ना, तो चले हम लोग गलत को देखते हैं। ये सही निकल गई, जो गलत होगा वही हमारा उत्तर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के 9 रत्नों में शामिल थे। मेरे भाई, इतना ही गलत इन्होंने कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, तो उन्हीं विक्रमादित्य के जो नवरत्नों में ये कालिदास शामिल थे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। आपको कितना माइनर सा गलती दिया है, थोड़ा अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये चला जाएगा आपके। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में कौन सा शामिल थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न शामिल थे, प्रथम के नहीं थे। इसका मतलब यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रगुप्त ने कुंतल नरेश के दरबार में इनको भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को कुंतल नरेश, कुंतल का मतलब यहाँ है दोस्तों जो प्रायद्वीपी भारत, दक्षिण भारत में एक राजा थे दोस्तों, उनके दरबार में भेजा थे। भी सही है, मेघदूत और ऋतु संहार उनकी कृतियां हैं, ये तो जानते ही हैं। तो तीनों सही थे, केवल बी गलत था यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि सारे ऑप्शन को क्लियर करूँ, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आए। अगर हम उत्तर बता के निकल जाएं दोस्तों, तो आपका भी समय खराब करेंगे, अपना भी, तो हमें लगेगा कि नहीं, हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब में धैर्य है, अगर आप सब अगर सच में अगर पढ़ना तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रील से बाहर निकाल कर अपने आप को ऐसे वीडियोज़ पर रुकना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप वही करेंगे, जाएंगे कहीं एग्ज़ाम देने, तो फिर वही आपका हाल रहेगा, जो अब तक परिणाम आया है वैसा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं होम रूल लीग की स्थापना आपको कालक्रम में बताना है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों यह 1916 के आसपास हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुआ था, आप लोग जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के आसपास। तो यहाँ ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में लगा था, और चंपारण में गांधी जी का आंदोलन अभी आया था 1917 के आसपास। तो सबसे पहली घटना कौन थी, यही मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, तो दूसरा यहाँ सबसे पहले नहीं है, तो इनको हटा दीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। और सबसे अंत में कौन होगा, तो वही चंपारण वाला गांधी जी का चौथा। तो भाई दोनों में फंसा दिया है, दोनों में वही दे दिया है। अब हमें थोड़ा सा एक दूसरे स्टेप पे चलना पड़ेगा, यानी पहला ये, तो दूसरा कौन होगा, तो दूसरा यही दिल्ली दरबार पे आना चाहिए, यानी तीसरा दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो तीसरा दूसरे नंबर पर यहाँ बैठा है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें 74 वाले में, तो यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है यहाँ पर ये। तो सैडलर आयोग के संबंधित या पूछा जाता है कब इसका गठन हुआ, तो 1917 में, स से 17, स से सैडलर आयोग। तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का नाम कभी कभी आपको यही ऐसे ही पूछ देगा, सैडलर आयोग। तो आप यहाँ पर बता देना कि हाँ, ये 1917 में संबंधित है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 75 में जो पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा सही था। थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखें, स्थापना 1886 में
आत्मा पांडुरंग ने मुंबई में किया था। मेरे भाई आधी बात सही है, आधी गलत है। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, लेकिन 1886 में नहीं, ये 1867 में किया था। तो इसको ध्यान रखे रहेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट में कोई आधी अधूरी बात पूरी गलत हो जाती है। ये वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखें तो करें महिला शिक्षा इसके सामाजिक एजेंडे में था। बिल्कुल दोस्तों, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने बड़ा काम किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है दूसरे का। तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ें देखें 76 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर भारतीय इतिहास में किसे कुलाह दरान कहा जाता है। तो मेरे भाई कुलाह दरान का मतलब होता है टोपी पहनने वाला। तो टोपी कौन पहनता था, कौन से राजा? सैयद राजा, जो सैयद वंश के राजा थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मेडिवल में। तो सैयद वंश के राजा थे, वो टोपी पहनकर अपना शासन करते थे, राजगद्दी पर बैठते थे। तो अपने आप को कुलाह दरान कहते थे। तो यहाँ पर यानी पैगंबर का असली वंशज अपने को ही ये सैयद मानते थे। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो प्रश्न संख्या 77 का अगर देखें तो यहाँ भी आपको सैयद व राजवंश से संबंधित एक प्रश्न दे दिया गया है। तो एक एक चीज़ों को चुन चुनकर बड़ी समझदारी से प्रश्न रखा गया है दोस्तों। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत सारा फैक्ट कंसेप्ट सीख कर जाएंगे। तो कह रहे हैं सैयद राजवंश की स्थापना खिज़्र खान ने किया था। तो बिल्कुल ये बात सच है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सैयद राजवंशों ने पैगम्बर मोहम्मद से वंश का दावा किया था। तो वही मैंने अभी बताया आपको ना, जस्ट इसके पिछले वाले प्रश्न में मैं आपको बता दिया था। पैगंबर मोहम्मद का वंश होने का दावा करते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर ये आपका तो 77 का 3 के तीनों सही होने जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो 3 के तीनों आपके यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें 78 में जो पूछा जा रहा है यहाँ पर कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा ना। विजयनगर के संगम वंश के संबंध में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन आपके सही हैं। तो कौन सा सही है जरा देखेंगे। पहले में कह रहे हैं हरिहर प्रथम इस वंश का संस्थापक था। आप लोग जानते हैं हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें कोई बड़ा डाउट नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कब किया था। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पर दूसरे में कह रहे हैं कि बुक्का द्वितीय ने राजधानी को हम्पी स्थानांतरित किया। नहीं मेरे भाई, जब बना था ना तभी भी उसकी राजधानी हम्पी ही थी। तो उन्होंने कोई स्थानांतरित नहीं किया था बुक्का द्वितीय ने। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो दूसरा गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ 2 है वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि संगम वंश का अंत तालीकोटा के युद्ध से हो गया। तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1565 में, तो 1565 में ताली हम लोग पटापट बजाते हैं ना, तो 65 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो उसी से इसका मतलब वो संगम वंश का अंत हो गया। यहाँ पर सी वाला तो बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा 1 और 3 सही हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी। चलें अगला वाला हम अगर देखें यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है 79 बहमनी साम्राज्य के बारे में। गजब का प्रश्न। बहमनी राज्य या साम्राज्य के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है बताना है। बहुत गजब का प्रश्न है। आप लोग जानते हैं हसन गंगू यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका कॉमन नाम दोस्तों जो प्रचलित नाम है हसन गंगू है। यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने किया था। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी कह रहे हैं गुलबर्गा थी। तो ये भी सही है, प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी और बाद में बीदर हो गया था। तो यहाँ पर तीसरे वाले देखें तो महमूद गवां इसकी सैन्य प्रतिद्वंदी था। नहीं मेरे भाई, जो बहमनी राज्य था ना, तो महमूद गवां वहाँ का वो प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री मतलब मुखिया नहीं, प्रधानमंत्री एक वहाँ पर पद होता था जो ठीक ठाक पद था। तो वहाँ का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था, प्रतिद्वंदी थोड़ी न था। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न में वहाँ पर टेस्ट हुआ था, तो ये प्रश्न वहाँ पर मैं लगाया था अभ्युदय वाले में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया था। आप थोड़ा सा गेस कीजिएगा वीडियो पॉज करके, आप कर लेते हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जैन धर्म
अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य मानता है। बिल्कुल दोस्तों, जैन धर्म बहुत कट्टर अहिंसावादी है, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म ये मानता है कि जो खेती वगैरह होती है उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो वो खेती को भी दोस्तों एक तरह की हिंसा मानते हैं। वो कहते हैं पेड़ के नीचे बैठिए, जो पेड़ फल गिराए उसी को खाइए। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है, अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य मानता है। अब कारण में कह रहे हैं जैन धर्म अनंतता के सिद्धांत को मानता है। नहीं मानता मेरे भाई। अनंतता का मतलब आप समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। अनंतता का मतलब होता है कि शरीर और आत्मा को स्वीकार न करना। तो आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते हैं कि आत्मा कुछ होती है, लेकिन जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं। तो अनंतता का मतलब होता है कि यहाँ पर आत्मा को स्वीकार न करना। तो जैन धर्म तो स्वीकार करता है ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो अनंतता का मतलब होता है कि आत्मा को न मानना। तो जैन धर्म वाले अनंतता को मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले मानते हैं, जैन धर्म वाले नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर याद कर लेना, जैन धर्म वाले मानते हैं अनंतता को, और बौद्ध धर्म वाले यहाँ पर जैन धर्म वाले मतलब अनंतता का मतलब है न मानना, न नेगेटिव में है। तो जैन धर्म वाले अनंतता को नहीं मानते, बौद्ध धर्म वाले मानते हैं। यानी बौद्ध धर्म वाले आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और जैन धर्म वाले मानते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आप याद रखे रहेंगे, तो आपका यही सी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ 81 में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी विशेषताएं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो विजयनगर साम्राज्य से कौन सी विशेषताएं संबंधित थी? तो अमर नायक प्रणाली के बारे में यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो अमर नायक प्रणाली क्या होती थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता हुआ करती थी सैन्य जागीर वाली व्यवस्था। इससे दोस्तों जो सैन्य अधिकारी को दोस्तों जो होते थे ना, उसको भूमि दे दिया जाता था, ज़मीन का टुकड़ा, और उसी का राजस्व वगैरह अपना इकट्ठा करे, उसको कोई वेतन नहीं मिलता था, अपना वो काम करता था, जिम्मेदारी निभाता था। तो यस, ये सही है। ब्राह्मणों द्वारा केंद्रीकृत कराधान नहीं मेरे भाई। जो विजयनगर प्रशासन में ब्राह्मणों से टैक्स को इकट्ठा नहीं करवाया जाता था, उनको मंदिरों वगैरह तक ही उनको जो सीमित रहते थे, टैक्स वगैरह का काम वो नहीं करते थे। यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। मजबूत प्रांतीय स्वायत्ता थी, यस बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है आपका। 1 और 3 कहाँ पर है? ए में बैठा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 82 को, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 82 वाले में क्या कह रहे हैं कि मुद्राओं, गुप्तकालीन मुद्राओं की प्रणाली के बारे में आपको दिया गया है। कौन सा कथन सत्य होगा आपको बताना है। तो दोस्तों करें, गुप्तकालीन में सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। गुप्त काल में जो गोल्ड होते थे उन्हें दिनार बोला सोने की मुद्रा को दिनार बोला जाता था, और जो सिल्वर यानी चांदी की मुद्रा हुआ करती थी उसे रूपक बोला जाता था। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो याद कर लीजिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त प्रथम के काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में ये हुआ था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। दूसरी, तीसरे वाले को देखें तो गुप्तकालीन मुद्राओं पर शासकों को अनुष्ठान करते या युद्ध करते दिखाया गया है। तो बिल्कुल बहुत सारे शासक थे तो युद्ध करते हुए दिखाए हैं अपने को। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला तो सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे देखें, एलिमिनेट भी कर सकते थे आप। 83 में क्या कह रहे हैं दोस्तों कि कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन में कह रहे हैं कि शिवाजी ने मराठा प्रशासन में केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली लागू किया। बिल्कुल लागू किया था, कोई डाउट नहीं, ये सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली मराठा प्रशासकों पर आधारित थी। तो ये भी बात सत्य है। तो आपका यहाँ पर दोनों सत्य हो जाएगा। सत्य तो दोनों है, ये भी सही ये भी सही, लेकिन केंद्रीकृत प्रणाली लागू की इसका कारण ये नहीं है, तो इसको कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपका ये बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 84 में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि वैदिक शासन व्यवस्था। वैदिक शासन व्यवस्था क्या है दोस्तों? जैसे हड़प्पा सभ्यता हमारा जब समाप्त हुआ तो उसके बाद कौन आया? वैदिक आया। तो वैदिक में क्या हुआ कि वैदिक में लोहे वगैरह की बड़ी मात्रा में खोज हो चुकी थी, क्योंकि हड़प्पा को तांबा साड़ी कहा जाता था। इसमें लोहा नहीं था, तांबा था, तो तांबा खेती के लिए काम नहीं आ पाता था, जुताई उताई के लिए। तो वैदिक काल आते आते इसमें लोहे यानी आयरन की खोज हो गई, तो लोग ज़मीन को जोतने लगे, कृषि होने लगी, लोगों का जीवन बदल गया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभा अधिक लोकतांत्रिक थी और विधायी कार्यों से जुड़ी थी। मेरे भाई इतना भी लोकतांत्रिक नहीं थी, राजतांत्रिक थी। ये बात गलत हो गई, तो यहाँ पर ये गलत हो गई पहला। तो पहला गलत
तो आपका आगे देखें, समिति अधिक कुलीनवादी थी और न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। दोस्तों वैदिक काल में दो एक तरह से सभा होती थी और समिति होती थी, बता देता हूँ कभी भूलेगा नहीं। तो सभा क्या थी, कुलीन वर्ग थी दोस्तों, श्रेष्ठ वर्ग जो थे वो श्रेष्ठ वर्ग के दोस्तों ये मतलब एक सभा होती थी। समिति में ये आम लोगों की समस्या होती थी, मतलब ये आम लोगों की यह समिति होती थी। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि समिति अधिक कुलीनवादी थी, तो कुलीनवादी समिति नहीं थी, सभा कुलीनवादी थी। तो यहाँ पर ये गलत कर दिया यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं महिलाओं को कभी भी सभा या समिति में अनुमति नहीं मिली। मिली थी मेरे भाई, समिति में मिली थी ना, तो उनमें महिलाओं को मिली थी लेकिन बड़ी कम मात्रा में, तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं थी। तो तीन का तीनों गलत हो गए। तो क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है, डी वाला हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 85 में जो पूछा जा रहा है कि किन अधिनियमों ने विधायी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रस्तुत किया। तो कौन सा भारतीय किस अधिनियम ने विधायी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रस्तुत किया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर देखें तो चार्टर अधिनियम 1833, इसमें तो वो जो कंपनी थी उसके चाय जो है चीनी के साथ व्यापार को छीन लिया गया था पूरी तरीके से, तो यहाँ पर ये कोई नहीं था, तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसका यहाँ कोई समझ कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये और ये निकाल दोगे तो इतना आपका यही बी बचेगा, बिना दोनों को पढ़े आप बता सकते हो। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये दोस्तों भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रस्तुत करता है और 92 वाला भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे चले हम लोग यहाँ पर देखें, हमारा कौन सा ये 85 हो गया, 86 को। 86 में अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है प्लासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे, तो उसको आपको बताना है। तो ब्रिटिशों को बंगाल में दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए, बिल्कुल प्राप्त हो गए मेरे भाई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, ये भी बना क्योंकि गद्दारी का इनाम तो मिलेगा ना। यहाँ पर करें इसने ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की नींव रख दिया था, तो ये भी सही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हमने छोटी सी गलती कर दिया है पहले वाले में। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने बताया ब्रिटिशों को बंगाल में दीवानी का अधिकार का मतलब राजस्व इकट्ठा करने का, राजस्व संग्रहण का अधिकार। तो दोस्तों ये तो उन्हें बक्सर के युद्ध में मिला था 1764 में, प्लासी में ये नहीं मिल पाया था। तो ये थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज़न में बता दिया, तो आप इसको गलत कर लेंगे, पहला वाला गलत हो बाकी दोनों सही हैं। तो आपका ये सी वाला मतलब ये अकाउंट 2 और 3 बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर दीवानी का मतलब है कि राजस्व इकट्ठा करने का ये अधिकार, तो ये 1764 ये बक्सर के युद्ध में मिला था। तो आप लोग इसको याद किए रहेंगे, सॉरी इसके लिए। आगे चले हम लोग देखते हैं अगर 86, 87 में, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कथन आपको बताना है। अलीगढ़ आंदोलन आप लोग जानते होंगे। तो सैयद अहमद खान ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे लेकिन पश्चिमी शिक्षा का समर्थक थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही है, तो इसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था, बिल्कुल। इसका उद्देश्य इस्लाम के साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को जोड़ना था, बिल्कुल था। ये चाहते थे कि मुस्लिम अपने जो है पश्चिमी शिक्षा विज्ञानवाद से जुड़ें। कह रहे हैं ये इसने संवैधानिकताओं और संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार किया। तो दोस्तों ये कांग्रेस से बहुत बड़े नफरती थे, तो ऐसा दे दिया कि लोग सोचेंगे कि हाँ ये संवैधानिक और संसदीय तो लोकतंत्र को नहीं मानते थे, तो मानते थे, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कांग्रेस को नहीं मानते थे बल्कि संवैधानिक और संसदीय लोकतंत्र को तो स्वीकार किए थे ना। तो ये आपका 1 और 2 केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। विलियम बेंटिक दोस्तों बड़ा काम किया था। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का दोस्तों इन्होंने अंत किया था, आप लोग जानते हैं। बूढ़ा पति अगर मर जाए तो उसके साथ भी मरना पड़ता था। तो ठगों का दमन भी किया था, यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ये भी इन्होंने किया था। और अगर बात करें तीसरे वाले का, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित जो शुरुआत की, तो यस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भी शुरुआत किया था। तो 3 के तीनों आपके यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी आपका बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों कालक्रम में कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम में हमें सजाना है। तो पहले इनका देख लेते हैं। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो सबसे पहले आता है उसे आप बताएं। प्लासी का युद्ध अभी मैंने पढ़ा 1757 को हुआ था ये प्लासी का युद्ध, 1757। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, 1773 के माध्यम से।
ये 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ये 84 में आया था ना, 1784 में। और बाकी एक बचा है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि दोस्तों ब से 82, तो 1782 में आया था ये। तो यहाँ आप अब बताइए कि सबसे अंत में कौन रखा जाएगा, सबसे अंत में कौन रहा होगा? तो यही 84 वाला, यानी पिट्स इंडिया वाला, यही दूसरा, ये सबसे अंत में जाएगा। तो दूसरा सबसे अंत में यहाँ नहीं है, तो इसको काट दीजिए। और सबसे पहले कौन रहेगा? तो प्लासी वाला रहेगा मेरे भाई ना, चौथा सबसे पहले रहेगा। तो चौथा सबसे पहले और 2 सबसे अंत में। तो यहाँ चौथा सबसे पहले नहीं है, और चौथा सबसे पहले उसके बाद कौन आएगा? तो हमारा 57 के बाद 73 आ जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 90 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला की क्या विशेषता थी? तो क्या विशेषता थी? फारसी प्रभाव बहुत मजबूती, भाई मुग़ल था तो फारसी प्रभाव दिखेगा ही। दरबार दृश्यों और युद्धों का चित्रण हुआ करता था, तो ये भी सही है, नो डाउट। अब करें हिंदू पौराणिक विषयों का पूर्ण बहिष्कार। नहीं मेरे भाई, अकबर इतना बड़ा कट्टर नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात करता था, उनके सहिष्णुता की बात करता था। तो हिंदू पौराणिक जो विषय थे उनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया, हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने जो है ठेस नहीं पहुंचाया। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो कौन होगा? 1 और 2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग देखें 91 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? अकबर के दोस्तों जानते हैं, अकबर के नवरत्न यानी उसके दरबार में 9 लोग रहते थे। मुल्ला प्याजा, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, बीरबल, तो ऐसे 9 लोग रहते थे। तो यहाँ पर ये जो नाम दिए गए हैं, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, ज़ियाउद्दीन, तो मुल्ला प्याजा, बीरबल, ऐसे करके सब लोग थे ना। तो यहाँ नहीं, जो दिए हुए नाम है इसमें सभी लोग संबंधित थे। आपका यहाँ पर 4 सी वाला हो जाएगा, यानी 4 दिया है ना, चारों थे। आगे अगर हम लोग देखें 92 को, तो आपको जो दिया गया है कि महमूद गजनवी के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम में बताना है। तो महमूद गजनवी ने जो अभियान किया था, तो उसको हमें यहाँ पर बताना है कालक्रम में, सबसे पहले कहाँ किया, फिर कहाँ किया, तो इसके बाद यहाँ पर हमें देखिए बताना है। तो चले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कश्मीर पर उन्होंने पहला आक्रमण किया था 1015 के आसपास। तो यहाँ पर ये तो थानेसर कश्मीर, 1015 के आसपास उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद दोस्तों अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो मथुरा में 1019-20 के आसपास उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हम 1020 रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर कन्नौज का आक्रमण दोस्तों, इसके जस्ट मथुरा के बाद उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था, यहाँ 1021 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाता है थानेसर में उन्होंने कब हमला किया था? थोड़ा सा हम 1 मिनट सर्च कर लेते हैं, कोई गलती ना होने पाए, 1 सेकंड मेरे भाई। तो यहाँ पर थानेसर आक्रमण महमूद गजनवी, तो यहाँ पर आपका 1018, यस 1018 हो जाएगा। तो अब आप बताइए सबसे पहले कौन रखेंगे, सबसे अंत में कौन था? तो ये कन्नौज का आक्रमण, ये सबसे अंत में जाना चाहिए क्योंकि ये 21 में है, 1021 में। तो हमारा वो भी बहुत चालाक है, पेपर जो टाइप बनाया है, तो चौथा सबसे अंत में ही है सभी में। और सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले मेरे भाई तो हमारा कौन होगा? ये कश्मीर वाला हो जाएगा, ये आपका 2 सबसे पहले होना चाहिए, तो इसको आप हटा दीजिए। और 2 के बाद कौन हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 2 पहला आपका ये 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 1 3 4, ये डी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 93 में, तो गंधार शैली, बहुत अच्छा। आप लोग जानते हैं बुद्ध की मूर्ति वगैरह में इसका बड़ा प्रभाव दिखता है। तो गंधार शैली के संबंध में ये कल्चर से संबंधित प्रश्न है आपका। यहाँ कह रहे हैं कि इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कह रहे हैं इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपसे जो पूछा, ये पूछा नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या सही? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मतलब सही पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। तो कौन सा सही है?
तो सही के बारे में पूछा जा रहा है। तो एस यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। यह शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही मैंने अभी पहले बताया। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के जैसी प्रतीत होती थी। यस, बॉडी बिल्डो जैसी, चिपके हुए बार, सुडौल शरीर। यस, तक्षशिला इस शैली का एक प्रमुख केंद्र था। तो यस, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, यानी अगर हम देखें कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो हमारा, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं दोस्तों, अच्छा ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो नहीं के सेंस में अगर हम मान लेते हैं तो इसका मतलब सभी सही हो गए, गलत कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो हाँ, मैंने यही प्रश्न था शायद, कौन सा सही नहीं है, तो नहीं के सेंस में पूछा गया था, तो सभी सही निकल गए, तो डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये 94 में, तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऐतिहासिक स्थल दिया गया है और वर्तमान स्थिति दिया गया है, बताना है। तो दोस्तों मेहरगढ़ कहाँ था, मैंने पहले ही बताया था, ये पाकिस्तान में था। और ये ए वाला तो आपका 3 में चला जाएगा, ए वाला 3 में यही है और कहीं नहीं है। तो हमारा उत्तर अपने आप निकल गया बिना कुछ जानकारी लिए ज़्यादा। तो बी वाला हमारा 2 पर जाएगा। देसलपुर कहाँ है, ये गुजरात। और ये सनौली, सनौली कहाँ है दोस्तों, यूपी में है। यस, जानते हैं पश्चिमी यूपी। और कुलाड़ ये हरियाणा। आगे चले अगर हम लोग देखें 95 वाले का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि पत्रिका का नाम और यहाँ पर भाषा। तो चले देखें हम लोग, युगांतर, मराठा, केसरी। तो दोस्तों मराठा, यहाँ पर नाम तो मराठा है लेकिन थी ये अंग्रेज़ी में। और केसरी दोस्तों, यह दोस्तों मराठी में ये थी। बाल गंगाधर की ये दोनों पत्रिकाएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मराठा जो थी, नाम तो मराठा था, तो लोग सोचते हैं मराठी भाषा में रही होंगी, नहीं अंग्रेजी में था। ये जो केसरी थी ये मराठी में थी, तो ये हो जाएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका आप लोग जानते हैं, तो ये बंगाली पत्रिका थी। और युगांतर ये भी यहाँ पर बंगाली थी, 2 दे दिया है बंगाली, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमारा बी वाला 3 पे जाना चाहिए, तो बी वाला 3 पे जाना चाहिए, तो यहाँ बी 3 पे नहीं है। और सी वाला 4 पे जाना चाहिए, तो सी 4 बी 3, तो बी 3 सी 4, तो ए भी वाला आपका गया। तो और हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें फंसा दिया है क्योंकि बंगाल दोनों है और दोनों में कौन सा जाएगा, ये थोड़ा सा, ये एक तो हमने बंगाल मिला दिया गया ना, तो हमारा, एक सेकेंड यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो युगांतर, युगांतर हम इसको यहीं पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले से अगर हम लोग मिला देते हैं तो आपका यही बी वाला सही हो जाएगा। 95 का आपका यही, यहाँ पर आपका बी वाला सही होना चाहिए ना। ए वाला हमारा बंगाली और ए बंगाली है और बी हमारा यहाँ पर ये है, तो कोई डाउट नहीं, सब सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं, थोड़ा दोनों बंगाली था इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आगे चले हम लोग, तो गुप्त काल में सर्वाध्यक्ष विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो गुप्त काल में जो सर्वाध्यक्ष विभाग किस प्रमुख अधिकारी होता था, उस अधिकारी का नाम यहाँ बताना है। तो केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख होता था, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हेड ऑफ सेंटर सेक्रेटरीट। आगे अगर हम लोग देखें तो 97 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि घटनाओं को कालक्रम में हमें सजाना है। तो देखें, आपको यहाँ पर घटनाओं को कालक्रम बताने के लिए आपको मोटा मोटा आंकड़ा होना चाहिए, कौन कब घटना घटी थी। तो साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो कब आया था मेरे भाई, इतना तो आपको तो मोटी मोटी जानकारी होगी ना कब आया था। तो साइमन कमीशन का भारत में जो आया था तो वो 28 में आया था ना, उसी श्वेत कमीशन कहा जाता था। सभी के सभी अंग्रेज़ थे और लाला लाजपत राय की उसी में है डेथ हो गई थी। तो 1928 हो जाएगा। और बाकी असहयोग आंदोलन तो आप लोग को चुटकियों में याद होगा आपको, 1921 असहयोग। चौरी चौरा घटना 1922 में हो गया था, जो बंद हो गया असहयोग आंदोलन। और राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो वो उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, 1929 वाला। तो ये हो जाएगा आपका। तो सबसे अंत में कौन जाएगा, तो यही चौथा जाएगा। तो सभी में इन्होंने चौथा घुसा दिया है, अब आप एलिमिनेट आसानी से नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहले कौन होना चाहिए? तो सबसे पहले यही असहयोग वाला होना चाहिए, दूसरा यही सबसे पहले होना चाहिए। तो 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको हटाइए। अब इसके बाद कहाँ चलेंगे? अब आप चलेंगे चौरी चौरा पर। असहयोग के बाद ये चौरी चौरा आएगा आपका, ये तीसरा वाला। तो 2 के बाद 3 कहाँ है? यहाँ है। ऐसे ही करेंगे आप। तो दोस्तों प्रश्न संख्या ये 98 वाले में ज़रा देखें। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आपको बताना है कौन सा सही है। तो पिछली बार से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा कि कोई मिसप्रिंटिंग ना हो। तो कौन सा सही है? तो देखें हम, आप लोग जानते हैं वह 1907 के आसपास वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी, पहले सदस्य थी। तो ये वाला तो सही है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था, तो ये भी बात सच है। मुंबई में बाल गंगाधर तिलक थे और उसके छोड़कर अन्य साउथ की तरफ ये थी, तो ये सही है। उन्होंने भारत में स्काउट आंदोलन की भी शुरुआत किया था, ये भी सही है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? सही 3 के तीनों हो जाएंगे मेरे भाई। आगे अगर हम लोग देखें 99 में, तो यहाँ पर वही कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न आपको दिया गया है, ज़रा देखें। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिशों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध को 1856 में उन्होंने मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर, ये भी सही है। अब कह रहे हैं कि अवध बार बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करता रहा। तो एक क्या ये इसका कारण है? पहला वाला तो ये क्लियर हो गया कि हाँ ये सही है। तो लेकिन ये वाला बात यहाँ पर सही नहीं है, ये वाला गलत है। बार बार विद्रोह कहाँ करता रहा मेरे भाई? उन्होंने आए और उसके निगल गए। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। तो सी वाला आपका बनेगा, ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर 99 हो गया, 100 वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ अपने विषय में सही ढंग से सुमेलित हैं? तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ आप लोग जानते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो है 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है, धम्मपद, विनय पट्टिका और अभिधम्म पटक। तो धम्मपद में नैतिकता की संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं, ये तो आप लोग जानते हैं ना। यहाँ पर तो यहाँ पर ये हैं। और विनय पिटक में मठवासी नियम है, जो उनके मठ के नियम होते थे वो विनय पिटक में वो बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में दोस्तों यज्ञ और बलिदान नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जो इसमें ये था दार्शनिक विश्लेषण यहाँ पर है, इसमें ये दार्शनिक विश्लेषण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये गलत कर दिए हैं तीसरे वाले को। तो ये आपका 1 और 2 केवल ए हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पर 100 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री और कल्चर के। तो आगे आपके कल्चर से संबंधित सारे प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न 150 हैं, तो 150 प्रश्नों में 100 तक हम लोगों ने कर लिया है। कल पार्ट ए हमने किया, आज हम लोग पार्ट बी कर रहे हैं। तो कल बाकी के 50 प्रश्न कल हम लोग पार्ट सी के रूप में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप ही सब कमेंट्स जो करते हैं उसी का आधार पर हम करते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो पार्ट में बनाइए, तो देखने में हमें बड़ी आसानी रहती है। तो भाई हमें भी आसानी हो जाती है बनाने में, आपको देखने में। तो चले आप जैसा कहेंगे आप ही के अनुसार होगा। ये बिल्कुल एक स्वच्छ लोकतंत्र है, आप ही के आधार पर सारा चीज़ डिसीजन लिए जाएंगे। तो चलते हम लोग मिलेंगे। एक प्रश्न संख्या 101 से 150 तक देखेंगे पार्ट सी में, जो कल्चर से संबंधित, वहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चले हम लोग मिलेंगे सी में। नमस्कार।